हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूँ बिहार स्टेट 2024 साइंस पेपर 1 मैराथन क्लास में। ये मैराथन सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग एक बार फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के मैराथन क्लास में हम 14 सितंबर 2023 में पूछे गए साइंस पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को एक बार जल्द से शेयर कर दें, क्योंकि बिहार स्टेट साइंस का दूसरा क्लास है। अगर आपके साथ के भी कोई स्टूडेंट हैं जो स्टेट पेपर 1 में साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन क्लास। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था कि अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने क्या किया, सभी ऑर्गेनिज्म को 5 तरह के किंगडम में वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या उन्होंने, किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा क्लासिफिकेशन उन्होंने किया किंगडम फंजाई। और चौथा क्लासिफिकेशन उन्होंने किया किंगडम प्लांटी। और पांचवा क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा में उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को रखा। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा, किंगडम फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा, फिर प्लांटी में जितने प्लांट्स हैं, अलगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन्होंने प्लांटी में रखा। एनिमिलिया में जितने एनिमल्स थे उन्होंने उन्हें एनिमियंस में रखा, एनिमिलिया में रखा। तो 5 किंगडम की बात किया जाए तो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दिया था। वही कैरोलस लिनियस की बात की जाए तो इन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 किंगडम ने पूछा है, तो यहाँ पे आर.एच. व्हिटेकर साहब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड, उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाए जाने वाला संबंध कहलाता है। ठीक है, तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा डिपेंडेंट होता है कि उसके बिना वो अधूरा है, उसके बिना वो अधूरा है। तो ऐसे डिपेंडेंट्स को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो होता क्या है कि लेग्यूमिनस प्लांट की बात किया जाए, दलहन प्लांट की बात किया जाए, दाल वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, जब आप उसकी जड़ें को देखिएगा तो जड़ में क्या होता है कि नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है, नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कौन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, होता क्या है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, एसेंशियल है, नाइट्रोजन चाहिए। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या है, N2 के फॉर्म में है, लेकिन प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट के फॉर्म में जड़ से लेता है। ठीक है, मिट्टी से लेता है। तो क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया ये काम करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे फिर जब ये नाइट्रेट हुआ तो ये प्लांट क्या हुआ, रूट के थ्रू ये अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इससे क्या इसको फ़ायदा हो गया, बैक्टीरिया से प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ कि इससे नाइट्रेट मिल गया। राइजोबियम को क्या फ़ायदा हो गया कि इसे यहाँ पे होस्ट यानी घर मिल गया रहने के लिए। तो इस तरह के जो एसोसिएशन होता है इसे हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और ये एसोसिएशन जो शो करता है वो माइकोराइजा हो गया। ठीक है, तो माइकोराइजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ओविपेरस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंडपरजक है, ठीक है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ओविपेरस, एक होते हैं विविपेरस। ओविपेरस उस ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, और विविपेरस उस ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो बच्चे देते हैं। जैसे हम लोग क्या है, विविपेरस है, ठीक है ना। ह्यूमन क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। वहीं एनिमल्स की, मैमल्स की बात करें, स्तनधारी की बात करें तो बेसिकली क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि जो अंडे भी देते हैं, जैसे हम लोग स्तनधारी हैं, ठीक है। तो हम लोग स्तनधारी मेनली क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है। जैसे वेल क्या है, ये बच्चे को जन्म देता है। एलिफेंट बच्चे को जन्म देता है। फ्लाइंग फॉक्स यानी बैट चमगादड़ की बात करें तो यही बच्चे को जन्म देता है। लेकिन प्लेटिपस एक ऐसा मैमल्स है जो कि अंडे देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग, निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा उत्तक का संबंध है। तो उत्तक जो है यानी टिश्यू जो है वो चार तरह का होता है। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, चौथा न्यूरल, ठीक है। वो कलीय, संयोगी, पेशी और तांत्रिक, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बीनीथ द स्किन, यानी हम लोग के जो चमड़ी है, स्किन है, उसी के नीचे जो फैट है वो क्या है, एडिपोज टिश्यू है। तो एडिपोज टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन यूकैरियोट्स, इसमें से कौन यूकैरियोट्स नहीं है। सुखविंद की यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूकैरियोट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन यूकैरियोट नहीं है ये पहचानना है, ठीक है, यानी हम लोग को प्रोकैरियोट्स पहचानना है। अब प्रोकैरियोट्स मैंने बताया था किंगडम मोनेरा में होते हैं जो कि बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे हमको बैक्टीरिया का एग्जाम्पल खोजना है, वो जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वो प्रोकैरियोट्स होगा, यूकैरियोट्स नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बी ऑप्शन एनाबीना दिख रहा है, ये क्या है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और यूग्लेना की बात की जाए तो प्रोटोजोअन्स है ये। स्पैरोगारा की बात करें तो अलगे हैं, जो प्लांटिम आया। एग्रीकरस की बात करें तो फंगस है, ठीक है। तो किंगडम फंजाइम आया जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होगा, ये भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होगा, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होगा। तो यहाँ पे कौन सा यूकैरियोट नहीं है, तो यहाँ पे एनाबीना यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड द एसिड सॉल्युबल पुल रिप्रेजेंट्स, जब हम किसी उत्तक को एक अम्ल में डालकर समांगित करते हैं तो अम्ल में घुलनशील वह पुल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बात करें तो इसे हम लोग डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। मस्तिष्क ऑफ सेल, ये सेल का मस्तिष्क होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। पहला ऑप्शन रिडक्शन डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन, दूसरा इक्वल डिवीजन, सम विभाजन, तीसरा बोथ ए एंड बी दोनों, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस क्या करता है, ये इक्वल डिवीजन करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2n क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें अगर माइटोसिस होगा तो ये दो तरह के डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा और दोनों में क्रोमोसोम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सम विभाजन कहते हैं, इक्वल डिवीजन ये शो करता है। वही मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है कि 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का, तो उसे हम लोग मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस की बात हो रही है तो यहाँ पे इक्वल डिवीजन यानी सम विभाजन, बी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। आहार नाल की बात करें तो जहाँ से खाना जहाँ जहाँ तक जा रहा है उसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। जैसे मौत से लेके एनस तक जो ट्यूब है उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल से कौन एसोसिएटेड नहीं है इसे हमें पहचानना है। तो पैनक्रियास की बात की जाए तो वो तो एसोसिएटेड होता है, लीवर की बात किया जाए वो भी एसोसिएटेड होता है, स्लेवरी ग्लैंड की बात की जाए तो मुंह में होता है। ठीक है, तो वो भी एसोसिएटेड है। लेकिन एड्रीनल की बात करें जाए तो ये ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और किडनी तो एलिमेंट्री कैनाल से अलग है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन, किस स्थिति में कार्बिनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है। का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का स्तर उच्च होता है और PO2 का निम्न। का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का स्तर उच्च होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न। का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तथा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दोनों का ही स्तर समान होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट की बात करें तो कब होता है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हाई होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो होता है, तो यहाँ पे कार्बन डिसोसिएट कर जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सेल इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, कौन से प्रकार की कोशिका शोधकारी अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो हमारी ब्लड की बात की जाए यानी खून की बात की जाए तो ब्लड में जो है हमारा ब्लड जो है वो 2 टाइप्स के कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 तरह का होता है, एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और WBC जो भी है 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, और ग्रैनुलोसाइट्स 3 तरह का होता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट जो है 2 तरह का होता है, एक तो लिम्फोसाइट, एक तो होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, तो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स ये क्या है, ये जो है आपको WBC का ही टाइप है। ठीक है, तो बेसोफिल्स की बात करें, क्षारकागी की बात करें तो ये क्या करता है, तो ये जो है आपको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। जब कोई एलर्जी आया हमारे अंदर तो बेसोफिल प्रोड्यूस करता है। और न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये क्या करता है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। ठीक है, फैगोसिटिक प्रॉपर्टी है उदासीन रागी का। वहीं इसिनोफिल्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये भी एलर्जी के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये क्या करता है, इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के में। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन जो है एलर्जी में काम करता है वो होता है बेसोफिल्स। ये क्या करता है कि हिस्टामाइन नाम का प्रोटीन रिलीज करता है, जिससे क्या हो जाता है, जैसे हम लोग को कोई चीज़ एलर्जी होता है तो हम क्या हाथ नोचते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है। वो किसकी वजह से फूलता है, तो हिस्टामाइन की वजह से फूल जाता है। तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बोर्ड की बात कर रहा था, यहाँ पे बेसोफिल यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स, निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ अमोनिया की बात की जाए। ठीक है, तो ये तो किडनी का काम है ऐसे फिल्टर करना। वाटर की बात किया जाए तो ये भी किडनी का काम है। ठीक है, तब अब एक ही ऑप्शन वैसा बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि करेक्ट हो गया, जो हमको रिमूव कौन करके दे रहा है, लंग्स करके दे रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिब्स आर अटैच टू, पसलियाँ कहाँ पर जुड़ी होती हैं। तो पसलियाँ की बात करें तो पसलियाँ जो है स्टर्नम यानी उरस्थ पे जुड़ी होती है, ठीक है। स्कैपुला क्या है, ये तो हड्डी है। क्लेविकल क्या है, ये भी बोन है, कॉलर बोन ये भी है। तो यहाँ पे स्टर्नम जो हो गया बी ऑप्शन, इसी से जो है रिब्स आके जुड़ी होती है स्टर्नम से, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग, आंतरिक कर्ण का एक भाग जिसके कारण सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो कॉकलिया जो है हमारा इंटरनल ईयर का पार्ट है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम सुनते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी जो हमारा कान है जो बाहर से दिख रहा है वो पिन्ना एरिया हुआ। तो इंटरनल ईयर में कॉकलिया एक पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग के लिए यानी सुनने के लिए। तो अभी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय, कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है, ठीक है। तो पैनक्रियास की बात की जाए तो पैनक्रियास से दो तरह का हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागन। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है। थायराइड की बात करें तो थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। एड्रीनल की बात करें तो इससे क्या रिलीज होता है, एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन और कॉर्टिसोल। तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कॉर्टिसोल एड्रीनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड, लीडिंग कोशिका एक हार्मोन समूह को उत्पन्न करती है जिसे कहा जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर टेस्टिस होता है, ठीक है, जिसमें लीडिंग सेल्स मौजूद होते हैं। और लीडिंग सेल जो है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, जिसे हम लोग एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं या टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। या तो एंड्रोजन है तो ये हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन रहता है तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। तो क्रिस्टल की बात करें तो ये तो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉन लिविंग को ढूंढना होगा उसी से हम लोग क्रिस्टल बना सकते हैं। तो बैक्टीरिया की बात करें वो तो लिविंग होता है, अमीबा की बात करें वो भी लिविंग होता है, स्पर्म सेल की बात करें तो वो भी लिविंग होता है। अब होता है वायरस, वायरस क्या होता है, दोनों के बीच का है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। अगर एटमॉस्फेयर में है तो वो नॉन लिविंग है, और अगर वो होस्ट में यानी किसी के अंदर चला गया ऑर्गेनिज्म के तो वो लिविंग हो जाता है। तो यहाँ पे वायरस ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा स्क्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाती है। तो वह अंतःकोशिका कहलाती है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंडोसाइटोसिस होता क्या है, अमीबा का तो कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो जब उसके पास जब खाना आता है तो मेम्ब्रेन आगे की तरफ होकर वो खाना यहाँ पर यहाँ से रिपोर्टर निकालता है, फिर करते करते पूरे खाने को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर फाइनल में क्या होता है खाना अंदर चला जाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, तंत्रिका उत्तक कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन में तो पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इसमें भी पाए जाते हैं, नर्व्स इसमें भी पाए जाते हैं। टेंडन्स की बात करें तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंडन्स क्या हो जाएगा आंसर, यानी कंडराओं में, यानी गा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्यूजन ऑफ गेमेट प्रोड्यूस्ड बाय मदर
डेट ऑफ फादर फॉर्म्स विच ऑफ द फ्लोइंग, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन निम्नलिखित में से किसके रूप में होते हैं। ठीक है, तो मेल गेमेट्स की बात करें तो वो होता है स्पर्म। ठीक है, फीमेल गेमेट्स की बात करें तो वो होता है ओवम। तो मेल गैमेट्स जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट्स ओवम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, तो जाके जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का। ठीक है, तो यहाँ पे गेमेट से गेमेट तो बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑफस्प्रिंग भी नहीं बनेगा, क्लोन भी नहीं होते। यहाँ पे जायगोट किसका फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले जायगोट्स का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ डॉग, कुत्ता का औसत जीवन काल होता है। तो कुत्ते की बात करें तो कुत्ता का जो औसत जीवन साल होता है वो 10 साल होता है, यानी 10 साल तक ये मैक्सिमम, ज़्यादातर एवरेज देखा जाए तो जीते हैं। तो यहाँ पे 10 साल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाइफ स्पैन ऑफ ओवम इज क्या होगा। ठीक है, तो अंडे का जीवन काल है। ठीक है, तो अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ये जो 12 से 24 आवर्स दिया हुआ है कि 12 से 24 घंटा तक जो है लाइफ स्पैन होता है ओवम का। ठीक है, वहीं स्टेट कैंसर की बात करें तो उसमें सी ऑप्शन यानी 24 घंटे आंसर दिया हुआ है, ऐसे 24 और 12 के बीच में ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं। ठीक है, तो शरीर से बाहर जो निषेचन होता है वो लैब में होता है, जिसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब हम लैब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो उसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फैमिली प्लानिंग द सर्जिकल मेथड ऑफ कटिंग एंड फोल्डिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इज कॉल्ड। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काट कर बांधने की विधि को कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसे हम लोग नसबंदी भी कहते हैं, पुरुष की नसबंदी। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वैसेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस यानी वैसेक्टोमी। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में क्या करते हैं हम लोग, फिलिपिन ट्यूब को काट के स्ट्रेच करते हैं, तो उसे हम लोग ट्यूबिक टेमो कहते हैं। तो यहाँ पे तो वास्ट डिफरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वैसेक्टोमी होगा, यानी पुरुष नसबंदी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन के अध्ययन को जो हम लोग है, जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, इसे याद रखना है। पॉपुलेशन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग मेंडल को कहते हैं। इन्होंने हमें जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया, मेंडल साहब। ठीक है, तो अनुवांशिकता क्या होता है, जेनेटिक्स बेसिकली होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। इसके जनक जो है मेंडल साहब है। मॉर्गन की बात करें तो ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फ्लोइंग इज सेक्स लिंक डिजीज। यौन संलग्न रोग की बात करें तो होता क्या है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 44 प्लस XY। ठीक है, तो 44 को हम लोग ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं और XY को हम लोग क्या कहते हैं, 6 क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो जो 6 लिंक डिजीज है यानी 6 क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो वो डिजीज होता है हीमोफीलिया, यानी सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हीमोफीलिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूक्लिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है। ठीक है, इसकी अम्लता का कारण यानी एसिडिटी का कारण क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है। एक होता है DNA
जिसे हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एक होता है आरएनए, जिसे हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ ये, तो किसकी वजह से होता है, तो वो फॉस्फेट की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट की वजह से होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार के डीएनए में नहीं होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस की बात करें और डीएनए और आरएनए की बात करें, तो नाइट्रोजन बेस जो है डीएनए में एडिनिन प्रेजेंट होगा, थायमिन प्रेजेंट होगा और साइटोसिन प्रेजेंट होगा। वही आरएनए की बात करें तो इसमें भी एडिनिन होगा, थायमिन होगा। ठीक है, और यूरासिल प्रेजेंट इसमें होता है। तो डीएनए में क्या होता है, यूरासिल एब्सेंट होता है, क्योंकि यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो थायमिन तो होता है, ग्वानिन भी होता है, यहाँ पे साइटोसिन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरासिल नहीं होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो यूरासिल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ मैमल्स। निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो मेसोजोइक एरिया की बात की जाए तो इसे गोल्डन पीरियड ऑफ हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें रेप्टाइल्स का इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वही मैमल्स की बात करें तो हम वो सीनोजोइक एरा में बोलते हैं गोल्डन पीरियड मैमल्स का, क्योंकि इसी में ही मैमल्स का इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे सीनोजोइक एरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोडो है एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, थ्रेटेंड स्पेसीज और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर डोडो की बात करें तो डोडो विलुप्त प्राणी है, यानी एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, ये जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमारे अर्थ से, तो इसीलिए इसे एक्सटिंक्ट स्पेसीज कहते हैं। वो संकटग्रस्त प्राणी की बात करें इंडेंजर, तो एक्सटिंक्ट होने का कगार पे, तो हम लोग इंडेंजर स्पेसीज कहते हैं। तो यहाँ पे डोडो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, विलुप्त प्राणी है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन जनित रोग हमें पहचानना है। तो कोलेरा की बात करें तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, टीबी की बात करें ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, जो मायोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिजीज है। ठीक है, वही एड्स की बात करें तो ये वायरल डिजीज है, और मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोअन डिजीज है, जो कि प्लाज्मोडियम से होता है, पैरासाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे मलेरिया ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी का ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट्स 8 डे सेलिब्रेटेड इन। ठीक है, तो एड्स डे को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो एड्स डे को हम लोग 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसे याद रखिएगा, 1 दिसंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इज। शीतोष्ण क्षेत्र का प्रमुख अनाज क्या है। ठीक है, तो शीतोष्ण क्षेत्र की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, तो वहाँ क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, और वहाँ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे रीजन में जो सबसे ज़्यादा क्रॉप पाया जाता है वो होता है राइस। ठीक है, क्योंकि राइस की मेन फसल गर्मी में होती है। तो द मेजर क्रॉप ट्रॉपिकल रीजन क्या हो गया, राइस हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्याण सोना इज वेराइटी ऑफ। कल्याण सोना किसका किस्म है, किसका प्रकार है, किसकी वैरायटी है, तो कल्याण सोना को हम लोग सोनालिका भी बोलते हैं, जो कि वीट यानी गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, वैरायटी है। ठीक है, वही राइस की बात करें तो ये जया और रत्ना होता है, जया और रत्ना की वैरायटी राइस होती है। तो यहाँ पे वीट यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। गेहूं, गेहूं का आपने देखा होगा। ठीक है, आटा पिसवाने जाते हैं तो वो गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए से गुस्से सोना, कल्याण सोना आप याद रख सकते हैं। तो वीट यहाँ पे कल्याण सोना की वैरायटी हो गई, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है वो होता है फंगस से, यानी कवकों से।
ठीक है। और पहली एंटीबायोटिक की बात की जाए तो वो भी फंगस से ही स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से स्टार्ट किया गया था, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन फंगस करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोबर गैस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ, ठीक है। तो गोबर गैस की बात करें या नेचुरल गैस बोले या मार्शी गैस बोले या बायोफ्यूल बोले, ये सब क्या होता है, मीथेन, यानी मीथेन नाम का कंपाउंड होता है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है गोबर गैस का या बायोगैस का या नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर मीथेन ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एगरोस जेल इज ऑब्टेन फ्रॉम, एगरोस जेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो एगरोस जेल की बात करें तो ये हमें समुद्री घास यानी सीवीड से मिलता है, और सीवीड किसका पार्ट है, तो ये है रेड एल्गी का, रेड एल्गी का ये टाइप है, एक एग्जाम्पल है सीवीड्स, जिससे हम लोग को एगरोसोल जेल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फंगस इज फिल्टर बाय विच एंजाइम, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, ठीक है। तो एंजाइम की पहचान ही ये है कि उसके लास्ट में ASC होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटिनेज हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉल वर्म्स, ठीक है। क्राइजीन जो है बॉल क्रीम से किस फसल को बचाता है, तो यहाँ पे कॉटन आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन। क्राइजीन जो है कॉटन को बॉल स्वॉर्म से बचाता है, क्योंकि बॉल स्वॉर्म जो है फसल को बर्बाद करता है, इसीलिए BT कॉटन जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके बनाया गया क्रॉप जिसमें क्राइजीन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी वजह से बॉल बॉम्ब जो है उसे ख़राब नहीं कर पाता है, तो इसलिए आप ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज थायमिन विटामिन, थायमिन विटामिन किसको कहते हैं, ठीक है। तो थायमिन विटामिन से हम लोग बेरी बेरी नाम की डिजीज भी होती है, बीमारी भी होती है। तो B1 की बात करें तो इसे हम लोग थायमिन कहते हैं, केमिकल नाम। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। B2 की बात करें तो इसे हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B6 की बात करें तो इसे हम लोग पाइडेक्सिन बोलते हैं, और B12 की बात करें तो इसे हम लोग साइनोकोबालमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द क्लियरेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट तो होता है इकोसिस्टम, लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फ्लोइंग इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट उसे कहते हैं कि जो इंसेक्ट को खाते हैं। तो यहाँ पर ड्रोसेरा निफेंथिस यानी दोनों ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रॉफिक लेवल ऑफ लायन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन प्रांतित्र में शेर का पोषण स्तर है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल की बात की जाए तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो है हार्बीवोर होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल की बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कौ हो गया, है ना। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में भी कार्निवोर होते हैं जो कि उनको खाते हैं, जैसे घास कौ को कौन खाएगा, बोल भेड़िया। और टॉप कंज्यूमर जो होते हैं, टॉप कार्निवोर जो शेर होते हैं, लायन या ह्यूमन। तो ये क्या होता है, टॉप ट्रॉफिक लेवल के लोग टॉप पे आते हैं। तो यहाँ पे T4 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। तो इकोसिस्टम के फैक्टर की बात करें तो बायोटिक एंड एबायोटिक होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बायोटिक में जितने भी जैविक है, जीवित हैं वो आते हैं, बायोटिक में जैविक आते हैं। तो बायोटिक एंड बायोटिक जो है दो फैक्टर हो जाते हैं इकोसिस्टम के।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन नेशनल गार्डन पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में उपस्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चिपको मूवमेंट वाज हेल्ड इन, तो चिपकन मूवमेंट किसने कराया था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको मूवमेंट हुआ था। तो उस टाइम तो यूपी उत्तराखंड तो एक था, लेकिन अभी की बात करें तो ये कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, उन लोगों ने पेड़ से चिपक के, जब पेड़ काटने आते थे तो वो लोग पेड़ में चिपक जाते थे, वैसे उन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा की। तो ये चिपको मूवमेंट हुआ जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, जो कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द ईयर, तो अर्थ समिट की बात की जाए तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, तो 1992 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, मिनीमाटा रोग होता है तो एम से मरकरी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, अब ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर जो है हम लोगों के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, और बैड ओजोन की बात करें तो वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। ये एटमोस्फेयर का ये सब पार्ट है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं, यानी द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाए तो गैनोशियम होता है। गैनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोशियम की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज अ गैनोशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द पॉलिनेशन इन सेमल टेक प्लेस बाय, सेमल में किसे द्वारा परागन होता है? ठीक है, तो सेमल की पॉलिनेशन की बात करें तो वो बर्ड्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक है, और अदर ऑप्शन के बाद देखें तो बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, चमगादड़ के थ्रू, तो उसे हम लोग चीरोफ्थेरोफिली कहते हैं। ठीक है, वही वाटर की बात करें तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, और एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो तो उसे हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी, बर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज 36, ठीक है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इट्स एंडोस्पर्म। ठीक है, किसी सपुष्पी पादप की गुणित संख्या 36 है, तब इसे भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डिप्लॉयड है फ्लावरिंग प्लांट। डिप्लॉयड मतलब 2n क्रोमोसोम है, वो कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, आपको मालूम होगा कि एंडोस्पर्म का जो क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड होता है, 3n होता है। ठीक है, तो 3n होगा तो 3n की जगह 18 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 54 यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गेमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, दो असमान आकार के युग्मों का संलयन कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है ooगेमी, बी ऑप्शन है एसोगेमी, सी ऑप्शन है एनाइसोगेमी, और डी ऑप्शन है जूगेमी। ठीक है, तो ooगेमी की बात करें तो ooगेमी में क्या होता है कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट्स एंड स्मॉलर मेल गेमेट्स, यानी ooगेमी में क्या होता है कि एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट और स्मॉल मेल गेमेट के बीच में फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और एसोगेमी में क्या होता है
कि गेमेट्स आर सिमिलर इन साइज होगा। गेमेट का साइज कैसा होता है? सिमिलर होता है। और इन आइसोगेमी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो असमान आकार के युग्मों का संलयन होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी एन आइसोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रंट कंस्टिट्यूट्स द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। ठीक है, तो ये क्या है? फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, फियोफाइसी यानी फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। इसमें ही इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो होल्ड फास्ट जो होता है सबस्ट्रेटम की तरह काम करता है, जिसपे आगे चिपक गया इस टाइप जो है। ठीक है, और फ्रंट क्या है? उसकी लीफ की तरह काम करता है। इस टाइप जो स्टेम की तरह काम करता है। तो फियोफाइसी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। निम्नलिखित में से किस पौधे से नीला रंजक प्राप्त किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ट्राइफोलियम, दूसरा ऑप्शन है इंडिगोफेरा, थर्ड ऑप्शन लुपिन एंड फोर ऑप्शन है केसिया। ठीक है, तो इंडिगोफेरा ठीक है जो है इंडिगो ब्लू डाई होता है। ठीक है, जो कि ऑप्टेड होता है इंडिगोफेरा से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ। ठीक है, आवृत्ति बीजी पादपों के द्वितीयनिषेचन से भ्रूण पोषण का निर्माण है। ये भ्रूण पोष किस बीजों में नहीं होता है? ठीक है, तो सीड जो है दो तरह का होता है। तो इंडोस्पर्मिक सीड होता है, एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। तो इंडोस्पर्मिक सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में इंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो ऑर्किड जो है इसमें क्या होता है? इंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोकोनट, मेज और कैस्टर की बात करें तो इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो ये इंडोस्पर्मिक सीड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ शिरा विन्यास एक परियार है जो निम्नलिखित में से किसी के विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है। ठीक है, तो वेनेशन जो है वो आपको वीन्स एंड वीनलेट्स इन इज लैमिना के अरेंजमेंट को बताता है, यानी फलक में शिराएं तथा शिरिका के अरेंजमेंट को बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cells of this tissue are living and show angular wall thickening. They also provide mechanical support. This tissue is। ठीक है, इस उत्तक की कोशिका जीवित होती हैं और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है। ये भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, तो उत्तकों को कहते हैं। तो ये सब जो फीचर है ये फीचर है कोलेनकाइमा का। ठीक है, ये किसका फीचर है? स्थूल कोणोत्तक का। ठीक है, यानी कोलेनकाइमा। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। कोलेनकाइमा का जो सेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? लिविंग होता है, जिसका एंगुलर वॉल थिकनिंग जो होता है एंगुलर होता है, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? कोलेनकाइमा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काष्ठ का एक टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं ट्रैकिया नहीं होती है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स मस्ट बिलोंग टू। ठीक है, यानी उसमें वेसल्स यानी ट्रैकिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें ट्रैकिया क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को हमें पहचानना होगा। तो यहाँ पे जो पाइन है ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जिसमें ट्रैकिड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, यानी चीर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव। जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हमें छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? तो इसे हम लोग पेरिडर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिडर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। ठीक है, तो जिस किसी के कंपाउंड में डॉट करके वाटर का एडिशन है तो समझिए कि वो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब नीलत होता है यानी ब्लू विट्रोल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे तो पानी प्रेजेंट है तो ये तो हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, तो इसमें तो पानी नहीं है। ठीक है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन सही हो गया, बेकिंग सोडा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। वह वाशिंग सोडा का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो इसमें तो पानी प्रेजेंट है तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करता है। ठीक है, जिप्सम की बात किया जाए तो CaSO4.2H2O, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा मात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। ठीक है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विजुअली इम्पेयर्ड दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी क्या होता है। तो जिसे देखने में प्रॉब्लम है, जो नहीं देख सकता है, ठीक है, उससे हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो देख नहीं सकता है तो हम तो वैसा इंडिकेटर यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसा यूज करेंगे जिसमें स्मेल हो। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन लिटमस है। ठीक है, ये तो ब्लू से रेड में करता है एसिड को, और बेस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये तो देखेंगे तब ना दिखेगा, तो ये तो होगा नहीं। टर्मेरिक ये भी नहीं होगा, पेटूनिया लिप्स ये भी नहीं होगा। बात है वैनिला एसेंस की, ये क्या है, नहीं आंसर होगा क्योंकि ये स्मेलिंग इंडिकेटर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को धोने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ये एक्वारीजा जो है, एक्वारीजा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर होता है, इसी में हम लोग यूज करते हैं इसको गोल्ड को डिसोल्यूशन करने में। तो एक्वारीजा यहाँ पे आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है, इट स्लोली लूज इट शाइनिंग ब्रॉन्ज सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जब हम कॉपर को खुले में रखते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसको शाइनिंग खत्म होने लगता है, ब्रॉन्ज सरफेस से जो है ग्रीन कलर में हो जाता है, हरा कोटिंग उसमें हो जाता है। तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर में का क्रोजन होना, कॉपर का क्रोजन होना। इसमें क्या होता है कि कॉपर जो है वो मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और पानी रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ। ठीक है, पहला ऑप्शन है गैलियम, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा है जिंक है, चौथा है सिल्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, जंग। ठीक है, तो लोहे में जो जंग लगता है तो उसे ही हम लोग रस्टिंग कहते हैं। होता क्या है कि जब आयरन जो है क्या होता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, एयर। एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है। ठीक है, तो एयर जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है कि वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है।
जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपने भी अपने घर वगैरह में देखा होगा, लोहे का गेट वगैरह में क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम कि आयरन के चारों तरफ जो है हम लोग जिंक का कोटिंग कर देते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और वो जंग लगने से बच जाता है। तो यहाँ पे जिंक आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टेन स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों से विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन सा मेटल प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है वो इस मेथड से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम, ठीक है, यहाँ पे सोडियम और हो जाएगा आपको कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम जो है रिएक्टिव मेटल है बहुत, इसीलिए ये जो है मोल्टेन स्टेट में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सोडियम एंड कैल्शियम, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑब्टेन कर सकते हैं मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है। तो आपको जो मालूम होगा कि मेटल जो है उससे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑब्जेक्ट पदार्थ कहते हैं, क्योंकि मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैटायन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो जितना अच्छा मेटल होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाने लगेंगे पीरियोडिक टेबल में तो मेटल कम हो जाएगा और नॉन मेटल बढ़ जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ हम जब आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। सोडियम पहले आया और उसके नीचे पोटेशियम है। इधर मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक ग्रुप के हैं, लेकिन ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है। तो ग्रुप 2 से ग्रुप 1 का तो मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, ठीक है। और ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सोडियम से पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम सबसे अच्छे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 500 ml of a 5 ml solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of this solution obtained, ठीक है। यदि 5 मोलरता वाले विलयन को 500 ml को 1500 ml आयतन तक तनीकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डाइल्यूशन की बात हो रही है। तो जहाँ पे मोलरिटी और डाइल्यूशन आ जाए तो समझ जाइए यही फॉर्मूला लगेगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। यहाँ पर मोलरिटी इनिशियल हो गया, इनिशियल वॉल्यूम हो गया, फाइनल मोलरिटी हो गया और फाइनल वॉल्यूम हो गया। इनिशियल मोलरिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 500 ml, फाइनल मोलरिटी निकालना है, नहीं दिया हुआ। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1500 ml, ठीक है। 5 से ये 3 बार में कट गया, 3 से 5 को काटेगा तो 1.66 आएगा। तो ये हो गया मोलरिटी। तो 1.6 m क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू।
एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन हमें किस फॉर्म में मिलता है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एटम पूछेगा, ऑक्सीजन का कितना नंबर ऑफ एटम है, तो 2 एटम है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन हो गया, 2 एटम इसमें है, तो एटम तो 2 है लेकिन मॉलिक्यूल कितना है, 1 है। और एटमॉस्फेयर में हमें ऐसी फॉर्म में मिलता है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे 6 × 2⁻23 इंटू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है 6 इंटू ऑक्सीजन परमाणुओं के एटम, तो एटम तो इतना नहीं होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन भी नहीं होगा यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल का फॉर्म एटमॉस्फेयर में मिलता है 32 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। कैसे, जब इसका मोलर मास निकालिएगा तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 मॉलिक्यूल है तो 32 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड 4 दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड 4 दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरीन exists in 2 isotopic forms, Cl31 and Cl35, but its atomic mass is 35.5. This indicates the ratio of chlorine 37 and chlorine 35 is approximately. क्लोरीन की 2 आइसोटोप हैं, 37 और 35। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 35.5। ये दर्शाता है क्लोरीन 37 और 35 का अनुपात क्या है, रेशियो में निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि रेशियो को हम लोग 35 और 37 को 1:1 रेशियो में मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, एवरेज का फॉर्मूला होता है मोलर मास का, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 35 और पॉइंट बराबर x × 35 करके यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसीलिए देयरफॉर रेशियो कितना आ गया, 3:1। तो यहाँ पे 3:1 क्या हो गया इस क्वेश्चन, तो यहाँ पे 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हैलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन उपलब्धि एंथैल्पी की सही क्रम है, ठीक है। हैलोजन दिए हुआ है, इसमें करेक्ट ऑर्डर हमको बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, उसी हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप के नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कम होने लगता है, एटॉमिक साइज नेगेटिव एज एटॉमिक साइज होने लगता है, ठीक है। तो होता क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की से क्लोरीन से कम हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कम होता है और क्लोरीन का साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से क्लोरीन का क्या हो जाता है, गेन एंथैल्पी जो है बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा हो गया और उसका ब्रोमीन से ज़्यादा हो गया, उसका आयोडीन से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हाइड्रोजन अबंधन प्रबलतम, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है यह हमें पता करना है, HCl में, H2O में, HI में, H2S में, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और स्मॉलर साइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, साइज भी इसका छोटा है, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन यानी पानी जो है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the flowing property of water can be used to explain the spherical shape of rain droplets?
यानी पानी का जो बारिश होती है तो रेन ड्रॉपलेट्स क्या था, स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा प्रॉपर्टी लिक्विड का लग रहा है यही हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुण का उपयोग होता है, जो प्रॉपर्टी का उपयोग होता है वर्षों की बूंदों का गोलीकार समझाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग सरफेस टेंशन की बात करते हैं, ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज जीरो, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड क्या होगा। पहला ऑप्शन है ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन है इज ऑलवेज पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड फोर्थ ऑप्शन है नेवर नेगेटिव, ठीक है। तत्वों की मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी को शून्य माना जाता है, यौगिक के विरचन की एंथैल्पी बताना है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है वो हम लोग जीरो लेते हैं, ठीक है। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की बात करें तो वो एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड पर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड स्टेट्स पे, या वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसी में आपको बताना ए क्या होगा बी क्या होगा, ठीक है। तो ये कौन कंपाउंड है, ये एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन बोलते हैं इसे। ऐसे Na2HCl का रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है डाइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद जब हम इसको HBF4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये हट के यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर्स प्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द गिवन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए ऑक्साइड की बढ़ती क्षारीय प्रकृति का सही क्रम प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बेसिक नेचर ऑक्साइड का देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो है, ठीक है, सबसे पहले जो मेटल जो है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तो क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, घटने लगता है, तो क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। तो आप ऊपर से आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम तो ऊपर की तरफ है, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सबसे नीचे तो एल्युमिनियम का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L2O3 का सबसे कम, उससे ज़्यादा MgO का, उससे ज़्यादा Na2 का, उससे ज़्यादा K2O का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, KO2 इज यूज्ड इन स्पेस एंड सबमरीन बिकॉज इट्स absorbs carbon dioxide and increase O2 concentration, absorb moisture and produce ozone। तो KO2 को जो है हम लोग स्पेस और सबमरीन में यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि KO2 जो है वो क्या करता है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। इसी वजह से जो हम लोग KO2 को स्पेस है सबमरीन में यूज़ करते हैं, सिलेंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, एंड O2 कंसंट्रेशन क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.02 into 10 के पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, जिसे हम लोग मोलैरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। यूरिया के 6.02 into 10 के पावर 20 अणु इसके 100 ml में उपस्थित है, विलेन का सांद्रता निकालिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मोल, क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ दिया हुआ है। अब मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए क्या किया हम, 6.022 into 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, 10⁻³ बचा। और फिर जब हम 10⁻³ को वॉल्यूम कितना है 100 ml से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 ml से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 ml से हमें लीटर में बदलना होगा तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0.01 mm आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.0 mm मोलैरिटी यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 1.110 वोल्ट, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ रिएक्शन इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा उसे निकालना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे नस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो नस्ट इक्वेशन क्या कहता है, नस्ट इक्वेशन कहता है कि यहाँ पर ई स्टैंडर्ड माइनस 0.059/n log k वेयर ई बराबर कितना होगा, 1.110 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो n निकालना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे n बराबर तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना 1.110 वोल्ट यहाँ पे आंसर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1.110 वोल्ट आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एन एलिमेंट एग्जिबिट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। निम्नलिखित यौगिकों में किसमें कोई तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, ठीक है। 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को एलिमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा, NH4+ का, NO3- का, ठीक है। NH4+ का तो -3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +5 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो -2 होगा, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, -1/3 होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसमें 2 अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेसाइड हाइड्राइड है, ठीक है। तो मीथेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रेसाइड हाइड्राइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वहीं B26 की बात की जाए, B26 की बात की जाए तो इसे हम लोग डायबोरेन कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, ठीक है। वहीं अमोनिया की बात करें, वाटर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, ठीक है। इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये प्रेशियस हाइड्राइड है मीथेन, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स गिवन बिलो इज अनस्टेबल इन एयर, escaped in कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। नीचे दिए गए कार्बोनेट में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, जिससे अपघटन के बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में वायुमंडल में रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो होगा बेरियम क्लोराइड आंसर होगा। कैसे होगा, क्योंकि बेरियम क्लोराइड कार्बोनेट तो बेरियम पॉजिटिव के टाइम टूटेगा, CO3 तो नेगेटिव के टाइम में सोचेगा। तो ये क्या है, क्या होता है इसमें कि इस कटायन का साइज होता है बहुत स्मॉलर होता है
और यहाँ पर एनायन का साइज होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से क्या होता है ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो जाता है इसकी वजह से ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसी क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में वाइड बचाता है डिकम्पोजिशन से। होता है क्या कि बेरिलियम कार्बोनेट स्टेबल होता है, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। दिस थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो कैटोनिक साइज इंक्रीज हुआ, तो हिंस बी कार्बोनेट इज अनस्टेबल हो जाता है एयर में, ठीक है। ड्यू टू मेन रीज़न यही याद रखना है कि कैटायन एनायन का साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अनस्टेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोरिक अम्ल एक अम्ल है क्योंकि इसके अणु, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल क्या करता है जल से OH माइनस लेता है और प्रोटॉन निकाल देता है, इसीलिए क्या है ये एसिड है। एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर एंड रिलीजिंग प्रोटॉन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे IUPAC नेमिंग बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है क्लोरो, नाइट्रो और मीथेन। सबसे पहले सी आता है तो यहाँ पे क्लोरीन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन आइटम आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर पर नाइट्रो आ रहा है, इधर से 4 नंबर पर मीथेन आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट पे तो क्लोरो हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गया, ठीक है। 2 पर नाइट्रो होगा, ये सही है, तो ये ऑप्शन भी गया। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल बेंजीन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक निश्चित ताप पर CH4 गैस बनने के लिए, ठीक है, डेल्टा F का मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। जब हम CH4 को हीट करते हैं तो CO2H2O निकलता है, तो सबसे पहले डेल्टा Ng कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा Ng मतलब क्या होता है प्रोडक्ट के गैसेस मोल को रिएक्टेंट के गैसेस मोल से माइनस करना है। तो यहाँ प्रोडक्ट में गैस 1 है, तो यहाँ पे 1 मोल 1 को -3 से किया -2 आया, तो Ng बराबर क्या हो गया -2 आ गया। डेल्टा फॉर्मेशन एच का फॉर्मूला होता है इंटर एनर्जी प्लस डेल्टा NgRT, यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा HF जो इससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है इसे हमें पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कॉपर क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या है 0 हो गया, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन दिया तो इसका रिडक्शन हो गया, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे Fe2 3, तो यहाँ पे Fe2 3 का ऑक्सीडेशन आयरन का कितना है 3 ऑक्सीडेशन है +3 है, और यहाँ पे तो 0 हो गया, तो यहाँ पे भी रिडक्शन हो गया, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। 2K का बात करते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 हो गया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। लेकिन यहाँ पे BaCl2 का +2 है, यहाँ पे भी +2 है, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब बहुत से आप लोग को नहीं आता हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो बहुत आसान है, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन -2 होता है, ठीक है, -2 चार्ज होता है यहाँ पे, तो जो चार्ज है, ठीक है, उसी को यहाँ पे प्लस कर दीजिए 2 हो गया, ठीक है ना। तो x मान के भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे x मान लिया प्लस -2 = 0 तो x = +2 आ गया। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह ऑक्साइड द ऑक्साइड दैट गिव्स H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4, ये ऑक्साइड जो तनु H2SO4 से क्रिया करने पर H2O2 देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा BaO2.8 H2O + O2, ठीक है। तो ये ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जब हम H2O2 का ट्रीटमेंट करते हैं विद डाइल्यूट H2SO4 के साथ,
ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो ये तो पहचानना बहुत आसान है, 92 से स्टार्ट होता है 104 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बीच में जो एक्टिनाइड है उसके जो नीचे है वो एक्टिनाइड नहीं है। ये 92 से ज़्यादा है, 96 ये है, 98 ये भी है, ये भी है, ट्रेबियम कम है 92 से, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है ये पहचानना है। ठीक है, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है, इंटर हैलोजन जिसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट है, ICl, ठीक है, वो क्या करता है, इसमें 2 तरह का एटम हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। ये सब क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, I2Br2Cl2। ठीक है, ये क्या हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है, यानी खुद से जब रिडक्शन हो जाए तो उसे हम लोग ऑटो रिडक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा CO2O हाफ CO2S 3CO प्लस हाफ SO2। ये जो है ऑटो रिडक्शन है, जो अपने आप रिडक्शन हो जाता है, तो इसे हम लोग ऑटो रिडक्शन कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, 2 कंपाउंड है जिसका दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और स्ट्रक्चर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो उसे भी हम लोग आइसो स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बोनेट CO3 का जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। NO3 का चेक करते हैं तो यहाँ भी 32 आ रहा है, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो भी सेम आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कार्बन के कितना है, 4 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में कितना होता है, तो 6 होता है, तो 6 × 18, और जितना निगेटिव चार्ज उसको जोड़ देंगे, पॉजिटिव होगा तो घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 24, और उससे 8 को डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा। जो आया, अगर 1 आए 2 आता है तो Sp होगा, 3 आएगा तो Sp2 होगा, 4 आएगा तो Sp3 होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों का सेम हो गया, Sp2, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया। ठीक है, और आइसो स्ट्रक्चर भी हो गया। अब CO3 का देखते हैं, CO3 का देखते हैं तो यहाँ पे 42 आ रहा है, और CO3 का तो 32 आ रहा था, तो ये तो नहीं हुआ। वैसे तो इसका देखें तो SO3 तो मैंने इसका 42 आ रहा था, NO3 का 32 आ रहा था, तो ये भी नहीं हुआ। इसका 32 आ रहा था। ठीक है, SO3 का भी 32 आया, तो ये भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन CO3 2- और NO3- आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड एल्युमिनियम कंपाउंड दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। बहुत आसान होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। ये पता होना चाहिए कौन मोनोडेंटेट लाइगेंड है, कौन बाइडेंटेट लाइगेंड है। तो EN जो है इथिलीन डाइमाइन, ये क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो इस 2 हो गया ये, और यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया, +1 5, तो इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इसमें कोबाल्ट का 5 हो गया, तो 5 ऑप्शन वाला तो ये तो ऐसे छट गया। अब यहाँ पे ये भी बाइडेंटेट लाइगेंड है, ऑक्सिलेट आयन C2O4, तो ये भी 3 × 2 कितना हो 6 हो गया, तो 5 और 6 आ गया, तो 5 6 का है, तो ये तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, अल्कोहलिक जब KO से जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH
Br, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक Br हट जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसको NaNH2 और लिक्विड अमोनिया से जब हम फिर रिएक्शन करते हैं इसको, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे इसका फॉर्मुलेशन हो जाता है, एक और Br हट जाता है, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, अंत संश्लेषित बहुलक इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। तो वैसा पॉलीमर जिसको हम लोग केमिकली प्रोड्यूस करें, नेचुरल पॉलीमर को यूज़ करके, उसे हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। दोज पॉलीमर दैट आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकली ट्रीटिंग नेचुरल पॉलीमर्स इज नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सेलुलोज एसीटेट ये भी नहीं होगा, सेलुलोज नाइट्रेट ये भी नहीं होगा, और वल्कनाइज रबर ये भी नहीं हो, ये भी होगा। ये तीनों जो है सेमी सिंथेटिक है, क्योंकि और सिस पॉलीआइसोप्रीन की बात की जाए तो ये इकलौता है जो ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का शाखा बहुलक है, ठीक है। तो यहाँ पे शाखा बहुलक की बात है तो सबसे ज़्यादा तो ग्लाइको क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपको ग्लाइकोगेन होता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, जो कि प्लांट्स में हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विच ऑन फॉन्ड इज आरएनए, आरएनए में क्या मिलता है, निम्नलिखित को जो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का हमको नॉलेज होना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर है, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको थायमीन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो आपको साइटोसिन का है, ठीक है, किसका है, तो साइटोसिन का है। तो यहाँ पे यूरासिल की बात हो रही है, यूरासिल मिलता है आरएनए में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट्स वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिडक्शन एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एन एमाइन, ठीक है। यानी एराइल नाइट्रो कंपाउंड है, क्या हो गया, एराइल नाइट्रो कंपाउंड हो गया, इससे हमें एनिलीन बनाना है, क्या बनाना है, एलिनीन बनाना है। तो इसमें से कौन सा अच्छा चॉइस नहीं है रिडक्शन करने का, तो हाइड्रोजन और पीटी लेंगे तो आराम से एनिलीन ई बन जाएगा, FeHCl लेंगे फिर भी आराम से हो जाएगा रिडक्शन इसका एनिलीन में, इससे करेंगे तो इसमें भी आराम से रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम LiLH4 और ईथर में लेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो है एजो कंपाउंड बन जाता है, क्या बन जाता है, एजो कंपाउंड बन जाता है। देखिए क्या हो जाता है, एजो कंपाउंड बन जाता है, C6H5 एजो कंपाउंड बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये हम यूज़ नहीं करेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से मोस्ट वोलेटाइल कौन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए, ठीक है। तो जो उसका मोल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका लो सबसे होगा वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड में कहते हैं जो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के जो कंपाउंड बना हो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, क्योंकि उसका वैन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, वीक होता है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है, इसीलिए वो मोस्ट वोलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एक ही ठोट दिख रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन है, बताना है कि
कौन सा आइसोमेरिज्म ए और बी या सी है, ठीक है। तो जब हम इससे इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये तो गिग्नार्ड रिएजेंट है। गिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, CH3 माइनस में निकलता है, जो कि कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव यहाँ पे, MgBr यहाँ पे अटैक करेगा। फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा CH3, ठीक है। फिर इसका जब हम H2SO4 से जब स्ट्रांगली हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, यानी C यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए और सी क्या है, तो ए और सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थिति समावन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। फाइनली एन आइडियल गैस एक्सपैंड इन वॉल्यूम फ्रॉम इतना से इतना है 300 केल्विन अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर, ये दिया हुआ, तो वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे आसान फार्मूला P डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे दिए हुआ है और प्रेशर दिए हुआ है, तो ये फार्मूला लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10⁻⁵, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁻2, माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁻3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -900 जूल। तो 900 जूल कहाँ है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो फाइनली इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन टोटल देखा, 2020 का साइंस का क्वेश्चन पेपर 1 का हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिया। और उससे पहले हम लोगों ने 2023 का क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो 2020 की बात करें जो आज हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें अगर आप एनालिसिस करें तो देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब 11-12 से पूछा गया है, ठीक है। यानी पेपर 1 में जो आपका 9-10 से होता है वो आपको डायरेक्ट 11-12 से ही हर पूरा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको स्टेट निकालना है तो कम से कम 11-12 तक आपका साइंस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताइए कितना आंसर सही हुआ। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और देखें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। यही पढ़ने का तरीका है। बाकी गुड लक एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय।